Hello everyone, this is Dr. Nitika Bhandari in front of you and welcome to my channel that is Dr. Nitika Bhandari. आज का वीडियोस बिल्कुल तुम लोग की रिक्वेस्ट के ऊपर है. दैट इज़ ईजी वे ऑफ डूइंग केस स्टडीज़. हम सबको पता है कि जो 12th का BST का पेपर होता है उसमें 40 to 50% जो तुम्हारा जाता है दैट इज़ फ्रॉम केस स्टडीज़. तो केस स्टडीज़ को करने का तरीका एक इतना सिंपल मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, एक बिल्कुल स्टोरी की तरह, कहानी की तरह, कि मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस से भी इजी केस स्टडीज़ जिसको बना देंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं केस स्टडीज़ के साथ. एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो कीप शेयरिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी. तो एक पहली बात, केस स्टडी शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो आज मैं केस स्टडीज़ जो डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ योर बिजनेस स्टडीज़, और वो मैं पूरा कंप्लीट करा चुकी हूँ अपने चैनल के ऊपर ही. अगर आपने वो नहीं सुना है तो आप चैनल पे जाके मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं और वहाँ से आपको मिल जाएंगे. सारी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, आपको सारे टॉपिक्स उसमें से मिल जाएंगे. उसी से रिलेटेड अभी मैं आपको केस स्टडीज़ करवाने वाली हूँ. फर्स्ट केस स्टडी आपके सामने है. अब केस स्टडी को पढ़ना कैसे है ये इम्पॉर्टेंट है. केस स्टडी मुझे लगता है एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से भी इजी है, क्योंकि काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन तो आपको इस केस स्टडी में मिल ही गई. व्हाट माई पॉइंट. आइए, योर ग्रैंडफादर हैज़ रिटायर्ड एज डायरेक्टर ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी. At what level of management was he working and what functions do you think he was performing at that level? State any two. ये सिंपल सी केस स्टडी तुम्हें आई है. अब सबसे पहले तो दिमाग में आना चाहिए कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट है. अब हम सब जानते हैं कि ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है. लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का ये कॉन्सेप्ट है. और जो तुम्हारे दादाजी हैं वो एज ए डायरेक्टर रिटायर हुए हैं. और अगर तुमने मेरा वीडियो सुना हुआ है तो तुम इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे कि ये जो डायरेक्टर होता है ना, ये टॉप लेवल पोजीशन होती है. इट इज़ टॉप लेवल पोजीशन. और टॉप लेवल के तुम्हें 2 फंक्शंस बताने हैं. अब अगर तुमसे सिंपल पूछा जाए क्वेश्चन, what do you understand by top level management and what are the 2 functions of top level management, तो आप लोग बोलोगे it is the easy formation of a question. अब उसी क्वेश्चन को केस स्टडी में जब पूछ लिया तो हमें दिक्कत आनी शुरू हो जाती है. अब मुझे बताइए, कोई दिक्कत वाली बात है? साफ साफ पता चल रहा है कि बंदा टॉप लेवल का था और उसके 2 फंक्शंस हैं. एक तो फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स. टॉप लेवल क्या करता है? प्लान्स बनाता है ना दोस्तों. और दूसरा और क्या करता है टॉप लेवल? एक प्लान्स बनाता है और ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो इन दिस वे यू कैन ईजिली अटेम्प्ट द केस स्टडीज़. आज जो भी मैं केस स्टडीज़ कराऊंगी वो मैं आपको साथ में ये भी बताऊंगी, जो कि इस वीडियो का यूएसपी रहने वाला है, कि इस केस स्टडी में क्वेश्चन क्या था बेसिकली और किस क्वेश्चन को केस स्टडी में कन्वर्ट किया गया है. ये फर्स्ट केस स्टडी आई होप आपको क्लियर हो गई. सेकेंड केस स्टडी की तरफ चलते हैं. ऋषितोष मुखर्जी has recently joined AMV Limited, a company manufacturing refrigerators. अब जो ऋषितोष मुखर्जी है ना, उन्होंने AMV लिमिटेड ज्वाइन किया, अभी ज्वाइन किया रिसेंटली. और वो जो कंपनी है रेफ्रिजरेटर बनाती है. अभी ऋषितोष मुखर्जी देख रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट है वो अंडर स्टाफ्ड है और जो बाकी के डिपार्टमेंट्स हैं वो कोऑपरेट नहीं कर रहे. He ensured that his department has the required number of employees and its cooperation with other department is improved. अब यहाँ से कहीं ना कहीं एक तो मुझे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट तो लग ही रहा है, कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन की भी बात होती दिख रही है ना. तो चलिए देखते हैं. पहला तो उसने देखो क्वेश्चन ही ये पूछ लिया, अभी लेवल फाइंड आउट करो. तो मैं फिर से रिपीट करूंगी, आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिए लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का. उसमें मैंने बताया हुआ है कि जो मिडल लेवल मैनेजमेंट है उसको आइडेंटिफाई करने का बेस्ट तरीका ही यही है कि वो जो मैनेजमेंट होती है वो डिपार्टमेंटल लेवल ऑफ मैनेजमेंट होती है.
मिडल लेवल मैनेजमेंट इज नोन एज डिपार्टमेंटल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। और यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो ऋषितोष मुखर्जी हैं ये एक डिपार्टमेंट में अपॉइंट किए गए हैं। सो ये किस लेवल पे काम कर रहे हैं? ये मिडल लेवल पे काम कर रहे हैं। अब आपको मिडिल लेवल मैनेजमेंट के ही 3 फंक्शंस बता देने हैं कि जो बंदा मिडिल लेवल मैनेजमेंट में काम करता है वो कौन कौन से फंक्शंस करता है, क्या क्या करता है। तो पहला तो कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन का फंक्शन तो है ही है, जो मैंने तुम्हें अभी एक कोऑर्डिनेशन का वीडियो है उसमें मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेशन अगर नहीं है तो हर डिपार्टमेंट अगर इंडिविजुअल लेवल पे सक्सेसफुल हो भी रहा है लेकिन वो दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहा तो वो अल्टीमेटली एक फेलियर है। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फंक्शन रहता है डिपार्टमेंट्स के अंदर कि उनको आपस में कोऑर्डिनेट करना होता है, अपने डिपार्टमेंट के लोगों को मोटिवेट करना होता है और उनको ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन करनी होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉप लेवल ने प्लान्स बनाए थे उनको इम्प्लीमेंट भी करना होता है। तो बस ये हो गई तुम्हारी केस स्टडी। सो क्या दिक्कत थी इसमें? आजकल तो ये आलम हो गया है कि केस स्टडी का पैरा पढ़ते ही बच्चे स्ट्रेस में चले जाते हैं, पता नहीं ये क्या पूछने वाला है। तो इसको अगर क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जाता तो आपको नॉर्मल ये पूछा जाता, व्हाट आर द 3 फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मिडिल लेवल मैनेजमेंट। तो वो तुम्हें लगता अरे बाबा पेपर तो बहुत ईजी आ गया। समझ रहे हो बात को? सिर्फ उसी चीज को केस स्टडी में वो पूछते हैं। देखिए फिर से मैं लेवल्स का क्वेश्चन तुम्हारे सामने रख रही हूँ, ये आप खुद सॉल्व कर पाएंगे पढ़ते पढ़ते। श्रीधर फादर इज वर्किंग एज ए सेक्शन इंचार्ज इन अ गवर्नमेंट ऑफिस। आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ मैनेजमेंट एट विच ही इज वर्किंग and state any 5 functions he has to perform at this level. So अगर आपको levels of management पता है तो सेक्शन इंचार्ज मेरे बच्चों होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट और यहाँ पे तुम्हें 5 फंक्शंस बताने हैं विच आर रिलेटेड टू लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे मैंने 3 केस स्टडीज तुम्हारे सामने रखी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड। पहली केस स्टडी थी टॉप लेवल, दूसरी केस स्टडी थी मिडिल लेवल और तीसरी जो अभी केस स्टडी में तुम्हें करवा रही हूँ ये है लोअर लेवल। तो एक और क्वेश्चन यहाँ करते हैं। आइए अभी ये लेवल्स के ऊपर नहीं है, अभी ये आइडेंटिफाई करेंगे ये है क्या। XYZ Power Limited set up a factory for manufacturing solar lanterns in a remote village as there was no reliable supply of electricity in rural areas. अभी कोई कंपनी है उसने एक फैक्ट्री रूरल एरियाज में लगाई है जो कि सोलर इलेक्ट्रिसिटी एक तरह से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का इतना अच्छा नहीं है। अब जो रेवेन्यू अर्न्ड बाय कंपनी है वो सफिशिएंट टू कवर द कॉस्ट एंड रिस्क। एज द डिमांड ऑफ lanterns was increasing day by day, the company decided to increase production to generate higher sales. नेचुरल बात है सोलर एनर्जी की डिमांड तो बढ़ेगी ही। अब कंपनी जो है उस हिसाब से प्रोडक्शन बढ़ा रही है। फॉर दिस दे डिसाइडेड टू एम्प्लॉय पीपल फ्रॉम अ नियर बाय विलेज। एम्प्लॉयमेंट हो गई यहाँ पर है ना, एज वेरी फ्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज वर अवेलेबल इन दिस एरिया। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो स्कूल भी खोलेगी, क्रच भी खोलेगी। बाप रे क्या महान कंपनी है, एम्प्लॉयमेंट भी दे रही है, स्कूल भी खोल रही है, क्रच भी खोल रही है अपने एम्प्लॉयज के बच्चों के लिए। बाप रे कमाल कर दिया यार, क्लैप करने का मन कर रहा है। तो यहाँ आप मुझे बताइए कौन से ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए गए हैं। तो पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट के भाई 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक होते हैं इकोनॉमिक, एक होते हैं सोशल और एक होते हैं पर्सनल। तुम्हें क्या लग रहा है किस तरह के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात कर रहा है भाई मेरा? मैडम ये कुछ सोसाइटी से रिलेटेड लग रहा है। बिल्कुल सही लग रहा है तुम्हें मेरे भाई, ये सोशल ऑब्जेक्टिव के बारे में बात की गई है। और 2 वैल्यूज जो कंपनी कम्युनिकेट करना चाहती है ये एक तरह से तुम्हारा सब्जेक्टिव रहेगा, ये तुम कोई भी लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी, सोशल तो है ही है, उसके साथ साथ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इसलिए लिखा गया है क्योंकि हम यहाँ पर एम्प्लॉयज़ और ऑनर्स के इंटरेस्ट में बात कर रहे हैं, राइट। और हमेशा याद रखना कि जो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ, उसके बिना कंपनी चल ही नहीं सकती।
इसलिए यहाँ पर उसने दोनों तरह के ऑब्जेक्टिव्स को हाईलाइट कर दिया है और जो दो वैल्यूज़ है यहाँ पे कम्युनिकेट करने की कोशिश की गई है वो वन इज़ रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, प्रमोटिंग लिटरेसी, यहाँ पे आप प्रमोटिंग एम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते हो, रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट भी लिख सकते हो, मतलब वो वैल्यूज़ जैसे भी तुमको लगता है आप अपने अकॉर्डिंगली उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो। ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन। इसकी बात करते हैं, ये एक काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए और इसी के साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगी। वैसे ये कॉन्सेप्ट मैं अपने पिछले वीडियो में, जो मेरा फर्स्ट वीडियो था मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें मैंने एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया था। आप प्लीज़ वो वीडियो एक बार रेफर ज़रूर करना, ये केस स्टडी आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगी। जो वेबर गारमेंट्स हैं उनका टारगेट है कि उन्होंने 10,000 शर्ट्स बनानी होती हैं पर मंथ उन्होंने 10,000 शर्ट्स बनानी होती हैं, प्रोड्यूस करनी होती है। कितनी कॉस्ट पे? 150 रुपया पर शर्ट पे। अब जो प्रोडक्शन मैनेजर है वो ये टारगेट अचीव कर सकता है 160 पर शर्ट पर। The production manager could achieve this target at the cost of rupees 160. Do you think the production manager is effective? करना 150 पे था, किया उसने 160 पे है, पर उसने एक महीने में 10,000 शर्ट भाई बना ली उसने। तो आप मुझे बताओ क्या वो इफेक्टिव है कि नहीं? मोस्टली लोग यहाँ पे लिख देंगे कि वो इफेक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में आया था कि 150 की बनानी थी, उसने 160 की बनाई है। अब इसके लिए आपको एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव इसका डिफ्रेंसिएशन होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो मैं यहाँ पर भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो एफिशिएंट है उसमें आप सी अक्षर को हाईलाइट करके कॉस्ट को दिमाग में रख सकते हैं और इफ़ेक्टिव में टी लेटर को हाईलाइट करके टाइम को माइंड में रख सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये देखना है कि क्या प्रोडक्शन मैनेजर ने टाइमली चीज़ कंप्लीट की? तो इसका आंसर है यस, उसने टाइमली कंप्लीट कर दी। चाहे उसने 160 पे की, पर उसने टाइमली तो कंप्लीट कर दी ना मेरे भाई, तो वो इफेक्टिव है। ही इज इफेक्टिव। Yes, the production manager of Weber Garments Limited is effective as he could achieve the target to produce 10,000 shirts in a month. इसमें हम कॉस्ट की बात कर ही नहीं रहे क्योंकि उसने एफिशिएंट के बारे में तो हमसे पूछा ही नहीं। So यहाँ पर काफ़ी बच्चों का गलत हो सकता है क्योंकि आप 150 और 160 को कंपेयर करने में लग जाओगे और ये मुझे पता है। ठीक है, ये एक और केस स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी केस स्टडीज़ के ऊपर, बट उससे पहले मुझे थोड़ा तुम्हारा प्रैक्टिस चाहिए। आप प्लीज़ ये वीडियो देख के केस स्टडीज़ पे थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा। उसके बाद फिर मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी तुम लोग के लिए जिसमें हम और बहुत सारी केस स्टडीज़ डिस्कस करेंगे। सो द लास्ट केस स्टडी ऑफ दिस सेशन, मिस्टर नितिन सिंघानिया। क्या बात है, बड़ा दम लग रहा है नाम। Mr. Nitin Singhania's father has a good business of iron and steel. He wants to go to the USA for his MBA, but his father thinks that he should join the business. ठीक है, on the basis of emerging trends, do you think that Mr. Singhania should send his son to USA? Give any 3 reasons in support of your answer. अब ये मज़ेदार केस स्टडी है कि मिस्टर नितिन सिंघानिया के जो पापा हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं आयरन और स्टील के, बट जो नितिन सिंघानिया है वो यूएसए जाके एमबीए करना चाहता है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहता है, पर उसके फादर कहते हैं क्या ज़रूरत है, अपने बिजनेस को ज्वाइन कर लो। तो आपने ये मुझे बताना है कि मिस्टर सिंघानिया को अपने बेटे को यूएसए भेजना चाहिए कि नहीं। क्या बात है मैम, ये तो एक सीरियल की कोटेशन लग रही है। बिल्कुल जी बिल्कुल, तो आप मुझे बता दीजिए और 3 रीजंस भी बता दीजिए। अब इसी पे वीडियो पॉज कर देना और अपनी अपनी कॉपी पे लिखना और उसके बाद फिर आंसर चेक करना कि मैम क्या बताने वाली है। अब इसका आंसर बट ऑब्वियस रहेगा यस, क्योंकि उसने पूछा है अकॉर्डिंग टू द इमर्जिंग ट्रेंड्स। यार उसको भेज देना चाहिए एमबीए करने के लिए, क्योंकि जो एमबीए है एक मैनेजमेंट कोर्स है, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज प्रोफेशन। अब
यहाँ पे फिर आपको मेरा वीडियो देखना पड़ेगा। एक मैंने वीडियो डाला हुआ है नेचर ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर, जिसमें मैं आर्ट, साइंस और प्रोफेशन एक्सप्लेन कर रही हूँ बहुत ही डिटेल्ड मैनर में। अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आप इसका आंसर बहुत ईजी वे में दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको रीजंस बताने हैं कि मैनेजमेंट जो है वो प्रोफेशन कैसे है, क्योंकि उसमें नॉलेज भी है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी है और सर्विस मोटिव भी है। हाँ, दो प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो मैनेजमेंट पे अप्लाई नहीं होते, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं किए क्योंकि हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं। मैम बता ही दीजिए वो कौन से थे। वो था एक रिस्ट्रिक्टेड एंट्री और मेंबर ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। नो डाउट अगर वो MBA नहीं भी करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा मैनेजर नहीं बन सकता, क्योंकि मैनेजर बनने के लिए देयर इज नो कंपल्शन ऑफ MBA डिग्री एंड देयर इज नो कंपल्शन ऑफ बीइंग अ मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन, राइट। बट स्टिल हमारी यही एडवाइस रहेगी कि मिस्टर सिंघानिया को भेज देना चाहिए। अगर तुम्हारी कुछ और एडवाइस है, उसके साथ तुम अच्छे रीजंस दे देते हो, तो तब भी तुम्हारा आंसर चलेगा, प्रोवाइडेड वैलिड रीजंस होने चाहिए। ये एक सब्जेक्टिव केस स्टडी मैं कह सकती हूँ, और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है प्रोफेशन का। आर्ट साइंस प्रोफेशन में से प्रोफेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, जिसमें तुम्हें पता होने चाहिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, और तुम्हें पता होने चाहिए कि उन प्रोफेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स को मैनेजमेंट के साथ कैसे लिंक करना है। गॉट इट? आई प्रॉमिस यू मैं एक और सेशन लेकर आऊंगी केस स्टडीज के ऊपर, जिसमें हम और केस स्टडीज को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अगर आप इतनी केस स्टडीज की भी अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मुझे लगता है आप केस स्टडीज में परफेक्शन धीरे धीरे हासिल कर लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक कर दीजिए अगर वीडियो अच्छा लगा तो, मोटिवेशन मिल जाती है थोड़ी सी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, अगर आपको कोई डाउट होगा तब भी मैं आपका डाउट क्लैरिफाई कर दूंगी। और एक और वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी केस स्टडीज़ के ऊपर, बिकॉज मुझे लगता है इस चैनल पे जितनी हम केस स्टडीज़ की प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही कम है। सो साइनिंग ऑफ एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।